जय हिंद दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर के आ गए हैं आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें व्याकरण, काव्य शास्त्र, कुछ साहित्यिक रचनाओं से संबंधित प्रश्न इत्यादि सब कुछ, जो आपका बोली भाषा इत्यादि से संबंधित जो सब मटेरियल होता है, एक ही वीडियो में हम 100 प्रश्नों के माध्यम से लाए हैं। वो प्रश्न है जो बार बार पेपर में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। पिछले चैप्टर आपने हमारे ना देखे हों इस महामैराथन क्लास के, तो जरूर देख लें, क्योंकि 100 प्रश्न हम ऐसे लेकर के आ रहे हैं। लगभग हम 15 सेट ऐसे लाएंगे और आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर करा दी जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो करके हमसे जुड़ जाएं और आगे आज की हम क्लास प्रारंभ करते हैं। आंख शब्द का तत्सम है। मेरा निवेदन होगा आप भी कमेंट में उत्तर बताइए हमारे बताने से पहले। आंख शब्द का तत्सम है, ठीक है। तत्सम क्या कहलाते हैं कि संस्कृत भाषा से बहुत से शब्द जो संस्कृत से थे हिंदी में आ गए, तो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही वो हिंदी में है, उनको कहते हैं तत्सम। और जो बदल गए हिंदी में आते आते संस्कृत से, उनको कहते हैं तद्भव। ठीक है, आगे और विषय समझाएंगे। तो आंख शब्द को कहते हैं अक्षी। क्या कहते हैं? अक्षी। ABC या D आपको कमेंट में लिखना है। तो आंख शब्द का तत्सम हो जाएगा अक्षी। अगला देखें, कई बार पूछा गया है साखी शब्द का तत्सम। साखी शब्द, सबसे पहले तो आपको तत्सम जानने के लिए अर्थ जान लेंगे तो और अच्छे से बता देंगे। तो साखी का होता है साक्षी। कमेंट में आप उत्तर देते जाएं, देखिए कौन कितनी आपकी तैयारी है, कितने लोग सही बताते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बता दें रिक्शा जो है वह किस भाषा का है? जापानी भाषा का। आप तो याद रख लीजिएगा रिक्शा कहाँ से आया था? जापान से। बस इतना याद रख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। एक और बात बता दें कि आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हों और चाहे संस्कृत की, हमारे चैनल पर पूरे व्यवस्थित आपको वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो अगला देखें, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान में तो आपको बता दें, उत्थान को पहले आप विकसित कर लें। उत प्लस थान, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत। उत किसने नंबर पर दिया है? सी दिया है। ABCD में से सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? याद रखिएगा, उपसर्ग रहित पूछ रहा है, सहित नहीं। कई बार पेपर में जल्दी में कुछ भी लगा के और आ जाते हैं। रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो अपमान एक यहाँ पर दिया है, एक दिया है अपना, आवरण और अपकीर्ति। जल्दी से कमेंट में उत्तर बताइए। तो आपको बता दें, अपमान में अप उपसर्ग है, आवरण में आ उपसर्ग है और अपकीर्ति में भी अप उपसर्ग है। तो अपना क्या उपसर्ग से रहित है? क्योंकि आ अलग हो जाएगा, आ उपसर्ग है नहीं। पना, पना ये कोई शब्द होता नहीं, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब देखें संधि। संधि की वैसे ट्रिक तो हमने बताई दी, सबको बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है कि सर ऐसी ट्रिक अभी तक नहीं देखी। आप भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। संधि एक लाइन में आपको पहचानना आ जाएगी। महर्षि में कौन सी संधि है? ठीक है, तो आपको बता दें कि महर्षि का जो संधि विकसित होता है वह होता है महा प्लस ऋषि। ठीक है, इससे मिलकर के क्या बनता है? महर्षि। तो इसमें स्वर संधि है। अब स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि है, ये आपको कमेंट में लिख करके बतलाना है। ये आपको स्वयं सर्च करना है, बतलाना है। अगले वीडियो में चाहे मैं बता दूंगा यदि आप पे नहीं बनता है तो। ठीक है, अगला देखें। अगला है स्वागतम। स्वागतम में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि हमने ट्रिक भी बताई थी कि या, रा, ला या बा, इस शब्द के पहले कोई आधा शब्द लगा हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पे बा के पहले आधा सा लगा है, इसलिए कौन सी संधि है? यण संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, तो आपको बता दें इसका संधि विकसित होगा सु प्लस आगतम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? स्वागतम। इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद चुनिए। आप हमारे इन प्रश्नों को पढ़ें। मैं कोशिश करता हूं कि एक प्रश्न के साथ आपको 2-3 प्रश्न कवर करा दूं। जैसे मैंने विच्छेद भी बता दिया और संधि भी, तो ये इससे आपको सही रहता है। अब देख लें, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन ईश, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत धन ईश, ये संधि विच्छेद हो जाए। अब संधि कौन सी होगी? तो आपको बताया था कि प्लस के इस तरफ जब कोई भी हलंत वर्ण हो, हलंत मतलब
ये जो चिन्ह लगा है ना ताकि नीचे आधा कर देता है, आ अलग हो गया, तो ये कहलाता है हलंत। तो प्लस के इस तरफ जो हलंत हो या मतलब इस तरफ व्यंजन हो तब कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर जगदीश में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। किसी में भी आप इसको लगा लीजिएगा। अब देखते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। महोत्सव का ABC या D, जल्दी से कमेंट में आप उत्तर दें कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बता दें इसका हो जाएगा महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, इससे मिलकर के क्या बना, महोत्सव। कौन सी संधि हो जाएगी, तो आपको बता दें गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक मात्रा एक ही मात्रा हो या फिर एक ओ की मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर लगी होनी चाहिए, मतलब आपको क्या लगा करके आना है, गुण संधि वहाँ पर लगा करके आनी है। तो महोत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अब देखें यशोदा, यशोदा, यशोदा में जो है वह कौन सी संधि है, वह आपको बतलानी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यशोदा का, तो यशाह प्लस दा। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, यशाह प्लस दा, तो विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया। तो कौन सा क्या बन जाएगा, यशोदा। इसका याद रखिएगा, विसर्ग का ओ होना, इस नियम को विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा यशोदा, याद रखिए, क्योंकि वहां पर विसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास, संधि और समास दो ऐसी चीजें हैं कि आपने समझ ली ना, तो याद रखिएगा कि आपके किसी भी एग्जाम में कम से कम 4 नंबर पक्के हो गए। और इन दोनों के वीडियो ही ट्रिक के साथ हम अपने चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर लेकर के आए। हम जाएं प्लेलिस्ट में जाके इनको देख लें। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। सप्ताह, सप्ताह मतलब सबसे पहले आ रहा है सप्त शब्द, सप्त मतलब संख्यावाची। तो हमने बताया था कि संख्यावाची दिगु, मतलब पहला शब्द जहां पर संख्यावाची हो वहां पर दिगु समास होता है। तो इसका D उत्तर ठीक हो जाएगा। जितने में हम व्याख्या बताते ना उतने में आपको कमेंट में उत्तर बतला देना है। आगे देखते हैं रोग पीड़ित, मतलब रोग पीड़ित। अब ये समास बताइए कौन सा समास है, तो इसका अपन विच्छेद कर ले एक बार। रोग से पीड़ित, किससे होता है पीड़ित व्यक्ति, रोग से पीड़ित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा D, रोग से पीड़ित, ठीक है। और तृतीय तत्पुरुष इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यदि उसका भी अपन को भेद बताना है तो तृतीय तत्पुरुष आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखें, कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। कर्मधारय आपको बताना है कि जो इतने शब्द दिए हैं उसमें से किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष स्वभाव होता है, मतलब एक विशेषण होता है, विशेषण के द्वारा विशेष की विशेषता बतलाई जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखें नीलोत्पले दिया है, तो नील उत्पल, ठीक है। तो ये नीले से किसकी विशेषता बता रहे हैं, उत्पल की विशेषता बतला रहे हैं, या नील कमल इत्यादि जो आ जाते हैं। तो ये किस कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, C, उपमान उपमेय भाव या विशेषण विशेष भाव जहां पर होता है। अब द्वंद्व समास आ गया। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। तो हमने बताया था द्वंद्व समास में आपस में दो शब्दों में द्वंद्व होता है, या तो ये विपरीतार्थक होते हैं, कैसे होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं अधिकतर द्वंद्व समास में। तो आप सीधे ही देख लेंगे त्रिनेत्र तो कहीं विपरीतार्थक नहीं, पीताम्बर में भी नहीं, घनश्याम में नहीं, जय पराजय है, सीधा आप लगा लें। मैं कह रहा हूं गारंटी से, यदि आप हमारे पूरे हिंदी व्याकरण के वीडियो देख लें तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कैसा भी आपका हिंदी व्याकरण का प्रश्न आ जाए, बस ये है कि थोड़ा सा आप टाइम निकालिए, वीडियो को देखिए, सुनिए, और उसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। प्ले लिस्ट में जा कर के जो आपके वीडियो छूट गए हैं वो भी देख लीजिए। अगला देखें, दिगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। अब देखें, फिर हमने बोला था आपसे कि पहला शब्द क्या होना चाहिए, संख्यावाची। जो 4 में से कौन सा आपको संख्यावाची दिख रहा है, तो आपको बता दें चौराहा, मतलब 4 राहों का समूह। समाहार अर्थ में हमेशा दिगु समास होता है, समाहारे दिगु संस्कृत में कहा गया। संस्कृत के तो पूरे वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे, चाहे पेडागोजी हो चाहे व्याकरण, वो भी आप देख लें। तो समाहारे दिगु मतलब समाहार के अर्थ में, तो 4 राहों का समूह क्या हो जाएगा, चौराहा, दिगु समास। आगे बढ़ते हैं, दावाग्नि शब्द का अर्थ है। अब देखें, कई प्रकार की अग्नि होती है और मैंने देखा बड़वाग्नि, दावाग्नि इत्यादि पूछे ही जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आज हम आपको याद करा दे रहे हैं।
तो बता दें सबसे पहले तो दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि। याद रखिएगा, जंगल में जो आग लगती है क्या, दावाग्नि। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि, क्या कहते हैं, जठराग्नि। और जल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि या बड़वा अनल कहते हैं, ठीक है। बड़वा अनल, अनल मतलब भी क्या होता है, आग होता है, तो बड़वा अनल उसको कहते हैं। तो अब देखें आप याद कैसे रहेंगे, जंगल में आग लगती है दावाग्नि। जब कहीं जंगल में आग लग जाए तो व्यक्ति कैसे भागेगा, पैर दबा करके भागेगा, तो दावाग्नि क्या हो जाएगी, जंगल की आग, ठीक है। अब पेट का दूसरा नाम है जठर, पेट का कैसा है, दूसरा नाम क्या है, जठर। तो जठर है तो पेट की अग्नि को क्या कहेंगे, जठराग्नि। ऐसे आपको याद है, ये आपने सुन लिया मतलब आपको याद हो गया, देखना पेपर में भी आ जाए तो अब बन जाएंगे। अब जल में लगनी आग को क्या कहते हैं, बड़वानल या बड़वाग्नि, ठीक है। अब मान लो कोई समुद्र में आग लगी, समुद्र कैसा होता है, बड़ा होता है, भयंकर विशाल होता है, और जल में आग लग जाए बहुत बड़ी बात है कोई, तो बड़वानी, बड़ी बात हो गई, तो क्या हो जाएगा, बड़वाग्नि। जल में आग लगना बड़ी बात है इसलिए क्या हो जाएगा, बड़वा नल या बड़वाग्नि। तो आपने तीनों याद रख ली, जंगल की आग क्या दावाग्नि, जठराग्नि पेट की आग, और बड़वा नल या बड़वाग्नि किसकी आग हो गई, जल में लगने वाली आग, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। एक बार लाइक ज़रूर कर दें, लाइक बटन पर एक बार क्लिक कर दें तो हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कमेंट में ये जरूर लिख दें कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ वीडियो आएंगे। आगे देखें, किस शब्द का अर्थ मयूर है। अब 4 शब्द दिए हैं, आपको बतलाना है कि 4 में से कौन से शब्द का अर्थ मयूर है। जल्दी से करें क्योंकि समय को बचाते हुए हमें पूरा काम करना है। कम समय में मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा कंटेंट मिले, ज़्यादा आपके लिए लाभ हो। तो मयूर कहते हैं, आपको बता दें, केकी, ठीक है। केकी को क्या कहते हैं, मयूर कहते हैं। एक हमने लाइन पढ़ी थी, केकी कंठ समान छवि, मतलब केकी मतलब मयूर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, केकी, केकी मतलब मयूर, मयूर मतलब मोर, ये और याद रख लें नहीं तो भूल जाएं। अब देखें, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। पुरंदर शब्द कई बार पूछा गया कि पुरंदर किसके लिए प्रयोग होता है, तो आपको बता दें कि इंद्र के लिए। इंद्र के लिए शक्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, और पुरंदर भी कहते हैं, और इंद्र भी कहते हैं, और देवराज भी कहते हैं। तो पुरंदर किसके लिए प्रयुक्त होता है, इंद्र के लिए, ठीक है। आगे बढ़ें। प्रश्न दोस्तों वो ही हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, ये याद रखिएगा कि क्या नहीं पूछा गई है। नहीं तो क्या कई लोग सोचते हैं निम्न में से कौन सा पुष्प का पर्याय, अच्छा पहले ही देखा कुसुम, आगे बढ़ गए, बस यही गलती कर जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मैंने देखा हर पेपर में व्यक्ति गलत करके आता है, उनसे हमें बचना है, और वो हम आपको अभ्यास कराते कराते उससे बचना सिखा देंगे। तो यहाँ पे पुष्प का पर्यायवाची नहीं है ये पूछ रहे हैं। कुसुम पुष्प का पर्यायवाची है, प्रसून भी है, और सुमन भी है, तो अनंग नहीं होगा। क्या, अनंग नहीं होगा, ठीक है। अब अनंग किसका पर्यायवाची है वो आप कमेंट में बताइए, देखते हैं अभी आपकी पढ़ाई कितनी है। तो 3 क्या हो गए, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, 1 नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिए। मतलब वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता ना वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अब बताते जाइए कमेंट में, जल्दी जल्दी उत्तर फटाफट, तो सब पे बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखे वह कौन कहलाएगा, तो वह कहलाएगा जिज्ञासु। मतलब जिसके मन में जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा भी कहलाता है जिज्ञासु, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी कहलाता है जिज्ञासु। दोनों को याद रखिएगा। ज्ञानवान तो वो कहलाएगा जो ज्ञानी है, ज्ञाता कौन कहलाएगा, जो जानने वाला है, ठीक है। ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं, तो जिज्ञासु हो जाएगा। आगे देखें, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। जो किए गए उपकार को ना माने उसको क्या बोलते हैं, कृतघ्न। अपन बोलेंगे उसको, भैया तुम कृतघ्नी हो गए, क्योंकि किसी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया और तुम उसको भूल गए, इसलिए वो क्या हो गया, कृतघ्न। और इसके विपरीत यदि आ जाएगा, जो किए हुए उपकार को मानता हो, जो माने किसने उपकार किया, तो उसको कहते कृतज्ञ। क्या कहते, कृतज्ञ,
कि आप इनके प्रति कृतज्ञ हैं, आप उपकार को मान रहे हैं। तो जो मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, लेकिन यहाँ पूछा ना माने तो उसको कृतज्ञ कहेंगे, उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो, ठीक है ना, अपन नहीं कहते निंदक नीरे राखिए वाली बात करते हैं ना, तो हर समय उसकी आदत रहेगी दूसरों के दोष ही खोजेगा, तो उसको कहते हैं पर छिद्रान्वेषी। पर छिद्रा, पर मतलब दूसरों के, छिद्रान्वेषी मतलब छोटे छोटे दोषों को भी, अन्वेषी मतलब अन्वेषण करता है, देखता रहता है वैसे इसमें क्या गलती कर रहे। तो याद रखिएगा, पर मतलब दूसरों के, छिद्र मतलब छोटे छोटे भी, अन्वेषी मतलब खोजना, अन्वेषण करना। तो पर छिद्रान्वेषी कहते हैं कौन, किसको, जो दूसरों के दोष खोजता हो। पर निंदक तो दूसरों की निंदा करता हो वो कहलाएगा, आलोचक भी वो ही कहलाएगा। सर्वनिंदक जो सबकी वो करे, निंदा करे। तो यहाँ पर छिद्रान्वेषी मतलब दूसरों के दोष खोजने वाला। और देखें, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है। सौतेली माता के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है, तो उसके लिए कहा जाए विमाता। जो माता नहीं है वह क्या क्या कहलाएगी, विमाता। लेकिन सौतेली माँ भी माँ ही मानी जाती है, उसको विमाता की कोटि में आता है। कुमाता जो बुरी माता होती है, याद रखिएगा। सुमाता जो अच्छी माता है। तो यहाँ पे लेकिन पूछा है सौतेली माता के लिए, तो भाई क्या हो जाएगी, विमाता हो जाएगी। आपको तो बस कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते जाना है, जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हों। डेली आप 10-15 मिनट का समय निकालिए, कुछ दिन आप पढ़िए हिंदी व्याकरण में, कहीं आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा प्रश्न तो वो ही फंसेंगे जो हम आपके लिए ले करके आ रहे हैं। तो पिछले वीडियो जिसके छूट गए हों वो भी देख लें चैनल पे जा करके। अगला देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके। अब जिसको जीता नहीं जा सकता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में उत्तर बता दें। तो वह हो जाएगा अजेय। जो जीता ना जा सके वह क्या हो जाएगा, अजेय। ठीक है। यहाँ पे अज्ञेय दिया है, अज्ञेय मतलब जो जाना जा सके। दुर्जय मतलब जिसको पार ना किया जा सके, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अजेय कहलाएगा वह। और देखते हैं, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे। जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों से जिसको हम देख ना सकें, जान ना सकें, वह क्या कहलाएगा। तो आपको बता दें कि जो इंद्रियों से परे हो, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको बता दें, ने ये पूछा है जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया हो, तो वह कहलाएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें दो लगते हैं, क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर तो उत्तर हो जाएगा जितेंद्रिय, या फिर ऐसा कह सकते थे कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह जितेंद्रिय। और कई बार और जो इंद्रियों के गोचर ना हो उसको कहते हैं अगोचर। जिसको इंद्रियों से ना जाना जा सके उसको कहते हैं अगोचर। ठीक है। अगम मतलब जहाँ पर ना जा सके उसको कहते हैं अगम। और अगणित जिसको गिना ना जा सके। तो यहाँ पर इसका भाव इनका ये लग रहा है कि जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया उससे भी आगे हो, भाई कहलाता है जितेंद्रिय। और यहाँ पर यदि ये लिख देते कि जो इंद्रियों से ना जाना जा सके तो उसको कह देते अगोचर। तो यहाँ पर जितेंद्रिय आप इसका उत्तर करते हैं। तो देखें, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। क्या है, किसका नमूना है ताजमहल। शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या स्थापत्य कला। कई बार पूछा गया है, जल्दी से आप कमेंट में उत्तर दे दें। तो आपको बता दें कि ताजमहल स्थापत्य कला का नमूना है। ठीक है। चित्रकला आप जो जानते हैं दीवालों पर इत्यादि पर चित्र बनाते हैं। मूर्तिकला मतलब मूर्ति इत्यादि बनाना। और शिल्पकला जो शिल्पकार बनाते हैं घड़े इत्यादि, इस प्रकार की जो कलाएं होती हैं तो वो कहलाता है। तो ताजमहल किसका नमूना है, स्थापत्य कला का नमूना है। दूसरी बात, आपने हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को तो सर्च करके सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी, चाहे हिंदी की हो और चाहे संस्कृत हो, आपको किसी भी विषय हो, आपकी पूरी सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जा रही है। तो आप टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल सर्च करें यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ईश्वर की कृपा से मूक भी खाली स्थान हो जाता है। अब मूक, तो यहाँ पर इसका विपरीत ढूंढना है सबसे पहले। ईश्वर की जब कृपा होती तो मूक भी क्या हो जाता है, वाचाल मतलब बोलने वाला हो जाता है। ठीक है। मूक मतलब मौन, जो बोल नहीं सकता। बधिर मतलब तो होता है बहरा। पंगु मतलब होता है लंगड़ा। और विज्ञ मतलब होता है ज्ञानी। इन शब्दों के अर्थ, क्योंकि एक प्रश्न से मैं चाहता हूँ आपके 3 प्रश्न कवर हों, ऐसे हम प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। अगला देखें, मंदिर में खाली स्थान मिलता है, क्या मिलता है। अब यहाँ पर अर्थ अपन को ये देखना है कि ये पूछना चाह रहा है भाई शुद्ध शब्द भी बताना है साथ में।
तो आपको बता दें मंदिर में क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। ठीक है, जब भी मंदिर जाते हैं तो क्या मिलता है, प्रसाद। अब आपको जल्दी से छांट करके मेरे बताने से पहले कमेंट में उत्तर बतलाना, इसलिए आप कमेंट को खोले रखें बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे एक भी वीडियो ना छूटे। 1000 प्रश्न लगातार लेकर के आ रहे हैं, तो पिछले वीडियो जिसने ना देखे हों वो देख लें और आगे की भी देखें। प्ले लिस्ट में आपको जाना है और जा करके देख लेना है। मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। कैसा प्राणी है, आसानी से आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। तो आपको बता दें मनुष्य कैसा है, सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहता है। ठीक है। राम कलम से लिखता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को आदि जो कारक होते हैं, तो किस कारक का प्रयोग है। तो आपको बता दें कि राम कलम से लिखता है, से मतलब के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से मतलब यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। एक और याद रखिएगा कि अपादान में भी से आता है, अपादान से, लेकिन इसमें होता है अलग होने के अर्थ में, लेकिन यहाँ अलग नहीं हो रहा, राम पेन के द्वारा लिख रहा है। ठीक है, यही बात हो जाता कि राम के हाथ से, ठीक है, पेन गिरता है, तो फिर तो अपन सोच सकते थे कि भैया उसके हाथ से पेन गिर रहा है, अलग हो रहा है, मतलब अपादान के अर्थ में। लेकिन यहाँ पर राम हाथ से ही, क्या कलम से ही लिख रहा है, तो कलम अलग नहीं हो रही है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य है। ठीक है, वाक्य जो आपको पढ़ाए गए हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कई बार पूछा गया रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसकी हमने ट्रिक बताई थी कि रचना में कितने शब्द हैं, 3 शब्द, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। इस प्रकार से आप उसको लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कि जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, एक कैसा वाक्य है। जल्दी से आपको कमेंट में उत्तर बतलाना है। तो आपको बता दें कि जो विद्वान हैं उन्हीं की विशेषता आगे बताई जा रही कि वे ही विनयी हैं, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि सरल वाक्य तो सीधा ही होता है कि विद्वान विनयी होते हैं, ये सरल वाक्य हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर मिश्र वाक्य है, एक वाक्य बता रहे उसकी फिर आगे विशेषता बतलाई जा रही है। संयुक्त वाक्य में बीच में और, परंतु इत्यादि लगा देते हैं। अगला देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, ए बी सी या डी, जल्दी से कमेंट में उत्तर बतला दें। तो आपको बता दें कि विजय लिखता सो गए, नहीं यहाँ नहीं होगा। विजय अब सिंगल है तो लिखती तो हो नहीं सकता, स्त्रीलिंग तो हो नहीं सकता कि विजय लिखता होना चाहिए, तो ये लग रहा था, लेकिन सो गए हो गया नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति है, तो विजय लिखते लिखते सो गया, ये हो जाएगा। हमें याद रखना है कि 4 में से 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, तो आप चौथा बिल्कुल परफेक्ट लगा करके आएंगे। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुनः आपको शुद्ध वाक्य देखना है, जल्दी से चारों वाक्य देखें, कमेंट में उत्तर बताएं। तो देखें, बस नदी पर गिर पड़ी, अरे नदी पर नहीं गिरती है, पर तो दोनों वाले अलग कर दो बिल्कुल। बस नदी में गिर पड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बस के साथ पड़ी होना चाहिए, तो ये भी अलग हो गया। तो बस नदी में गिर पड़ी, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और आप हमारे ही चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं टॉप 50 स्टडी, तो उसको सर्च करके मतलब आप इसको सब्सक्राइब कर ले। आगे देखें, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। मुख मयंक संग मंजू मनोहर। अब एक एक शब्द को आप देखें कि क्या कह रहे हैं। मुख मयंक सम मतलब मुख कैसा, मयंक मतलब चंद्रमा के, सम मतलब समान है। ठीक है, तो सम जहाँ पर शब्द आ जाए, सम मतलब समान, मतलब यहाँ पर उपमा की जा रही है कि कैसा मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा जब किसी से किसी की उपमा की जाए। ठीक है, और बाकी जो अलंकार दिए, उत्प्रेक्षा, तो जहाँ पर संभावना होती है किसी चीज़ की, वहाँ पर उत्प्रेक्षा है। अनुप्रास अलंकार है, तो जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। आगे आएंगे तो हम आपको समझा देंगे। आगे देखें, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। एक से अधिक बार शब्द आ जाए लेकिन उसके अर्थ कैसे हों, अलग अलग हों,
तो आपको बता दें कि वहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आप बता दीजिए। तो आपको बता दें कि ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार वहाँ पर होगा। आगे देखें, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा नागरी। तो यहाँ पर बता दें कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, मतलब ऊषा रूपी नगरी है वह अंबर पनघट में डुबो रही। रूपी मतलब रूपक अलंकार, जहाँ उपमान उपमेय का भाव आ जाता है, रूपकता आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाता है? रूपक अलंकार आ जाता है। आगे देखें, इसमें सरल प्रश्न भी हैं और कठिन प्रश्न भी हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी अलंकार और रस की बात आ जाए तो ये चीज़ अभ्यास से आती है। इसमें कोई ट्रिक इतनी ज़्यादा काम नहीं आती, आती है लेकिन ज़्यादा नहीं आती। हमें अभ्यास होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बीड़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखो कैसी बात कर रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं, जो अनुरागी चित्त की कोई गति नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर एक उदाहरण क्या दे रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, मतलब जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है श्याम रंग, वैसे वैसे उज्ज्वल हो जाता है। तो ये तो उल्टी बात हो गई, आपस में विरोध की बात कर रहे हैं, तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा कि कह रहे कि श्याम रंग भी हो रहा है और क्या त्यों त्यों उज्ज्वल भी हो रहा है। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण आ गया, देखिए, कनक कनकते सौगुनी माधकता आदि खाए, ऊह खाए बहुरात नर यह पाए बहुराय। जल्दी से बता दीजिए, रटा होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कमेंट में उत्तर बताइए, ए बी सी या डी क्या हो जाएगा? कनक कनकते सौगुनी, सबको पता है ये किसका उदाहरण है? यमक अलंकार का। कि कनक कनक क्या 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक तरफ कनक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। मतलब कनक सोना मिल जाए तो भी व्यक्ति बौरा जाता है, और ज़्यादा सोना मिल जाए और धतूरा खा ले तो भी बौरा जाता है। तो इस प्रकार से यमक अलंकार हो जाएगा। फिर से आ गया एक और, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका उत्तर? रहीमन पानी राखिए, बिल्कुल ये रटे होना चाहिए आपको। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पानी के अर्थ अलग अलग हैं, वे 2 से ज़्यादा बार 3 बार प्रयुक्त हो गया, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इस प्रकार से आप इसका अर्थ याद रख लीजिए, बिल्कुल उनको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। मैंने आपको पहले क्या है जगह सभी रसों के आप स्थायी भाव पढ़ लें, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो आपको ट्रिक बताएं, जब श्रृंगार कोई करता है तो हमारा उसके प्रति क्या राग होता है, रति होती है उससे, तो रति हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ऐसे याद कर लें। बीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? बीभत्स मतलब घृणा का भाव आए, घृणा मतलब जुगुप्सा, ठीक है। तो जुगुप्सा हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा मतलब गिलानी। और देखें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और अन्य तक शेयर मेरा निवेदन होगा आप जरूर करें वीडियो को आगे, जिससे और लोग भी हिंदी को अच्छे से पढ़ सकें, हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की है? तो पहले तो बता दें कि नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? तो भाई किसका है? भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का। अब उन्होंने कितने रस बताए हैं वो आपको बतलाना है। हाँ, तो ए बी सी या डी में से हो जाएगा सी। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा की है? तो 8 रस उन्होंने कहे हैं, 8 रस बताए हैं। अगला देखें, शोभित कर नवनीत लिए में कौन सा रस है? शोभित कर नवनीत लिए, जल्दी से इसका अर्थ लगा के बता दें। तो आपको बता दें कि शोभित कर नवनीत लिए वात्सल रस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल, क्योंकि ना यहाँ पर गिलानी का भाव आ रहा है, ना श्रृंगार का, ना करुणा का। अगला है,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। अब आपने कई बार सुना है, समझा है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है, चौपाई है। आपको लय ही बता दें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ऐसा कुछ आपने सुना होगा रविंद्र जैन जी की आवाज़ में। तो आपने कहाँ सुना वो कमेंट में बताएं। ये क्या है, चौपाई है। मात्राएं भी आप गिन सकते हैं कि 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 2 11, 1 12 और 2 14 और 12 16। तो पहले चरण में 14 फिर 12, इस प्रकार से जो होती हैं वो क्या होती है, चौपाई होती है। विस्तार से आपको छंद में हम पढ़ाए जाएंगे, तो अब वो वीडियो आपको आगे आकर के मिलेगा, तो उसमें देख लीजिएगा। किस छंद में 6 चरण होते हैं? कई बार ये पूछा गया है, किस छंद में 6 चरण हैं? जल्दी से A B C या D कमेंट में उत्तर आप बता दीजिए। तो 6 के लिए क्या अपन को इतना यहीं लिखा ही है कि छप्पय। छप्पय मतलब जहाँ पर 6 चरण हों, 6 पद हों, ठीक है, चरण हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, छप्पय हो जाएगा छंद। आगे देखते हैं, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको बता दें कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं। कितनी होती हैं, 24। 13 और 11 24, इस प्रकार से होती हैं। दोस्तों प्रश्न आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरूर बताना कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से जानकारी मिल जाती है आप कैसा पढ़ रहे हैं। और देखें, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। अपन नहीं कहते भी ये तो 9 2 11 हो गया, मतलब क्या हो गया, रफू चक्कर हो गया, ठीक है, भाग गया। आगे, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दें कि छठी का दूध याद आना मतलब बहुत कष्ट होना। अपन कहते छठी का दूध आ गया इसको ऐसा काम करने, मतलब बहुत कष्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, कमेंट में उत्तर बताते जाइए। आगे ऐसे लगातार आपको वीडियो आने वाले हैं, लगातार। और आप बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो आगे के देख लेना, पीछे के देख लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं। 1000 प्रश्नों का लक्ष्य है। आप कोई कह अरे भगवान 1000 पढ़ने पड़ेंगे। आप जितने ज़्यादा वीडियो देख पाएँ ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ही उपयोगी हैं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप जो इसकी टेस्ट सीरीज वाली प्ले लिस्ट है उसमें जा कर के व्याकरण के देख लेना। संस्कृत आपको पढ़नी हो पूरी सिलेबस के अनुसार तो हमारे चैनल पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं। बाल विकास हो, पर्यावरण, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सारे वीडियो, हिंदी साहित्य इत्यादि सब मिलेंगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ है। एक कई बार आप लोकोक्ति सुन चुके हैं, तो आपका हो जाएगा कि आकाश पाताल का अंतर होना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर है यहाँ तो, ठीक है। अगला देखें, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। जल्दी से बता दीजिए A B C या D कौन थे सरस्वती पत्रिका के, सबसे प्रमुख पत्रिका हिंदी साहित्य की। तो आपको बता दें कि सरस्वती पत्रिका के वैसे तो अलग अलग समय में अलग अलग संपादक रहे हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका। इस प्रकार से दोस्तों हमने 50 प्रश्नों पे अभी चर्चा कर ली। आगे की और 50 पे चर्चा करते हैं इसी वीडियो में। उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। ऐसे प्रश्न हम जिससे आगे भी लाते रहें, और प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे हिंदी व्याकरण के बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके आगे के प्रश्नों पर। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो आपको बता दें कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अयोध्या कांड, बाल कांड आदि 7 कांड यहाँ पर हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो आपको बता दें कि हिंदी अनुच्छेद 343 के तहत क्या कहलाई, राष्ट्रभाषा कहलाई। याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदी का वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 तक है, ये भी याद रख लीजिएगा। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो 343 के तहत कहलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके लिए रटने लायक है। और आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, टॉप 50 स्टडी, जिससे आगे की वीडियो आप तक मिले। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? तो आपको बता दें कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह 1850 से माना जाता है।
ठीक है, अलग अलग विद्वानों के हैं। तो यहाँ पर जो दिए हैं ऑप्शन उसके अनुसार 1850 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। कई 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग हो जाता है, फिर उसके बाद मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ है। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? वेरी वेरी IMP, रट लें बिल्कुल। तो आपको बता दें कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949। कब किया गया? 14 सितंबर 1949। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, किस डेट में मनाते हैं हिंदी दिवस, ये आपको बतलाना है। हमने ये तो बतला दिया कि राजभाषा कब घोषित हुई, 14 सितंबर 1949। अब थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें और आप बताइए हिंदी दिवस कमेंट में। अगला कमेंट आप खोल के रखें, 4 ऑप्शन में से मेरे बताने से पहले आपको लिखना है अंधेर नगरी चौपट राजा। कई बार सुनी होगी टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे कि नाटक लिखा किसने है? पढ़ा तो सबने है, लेकिन अब ये बता दीजिए लिखा किसने। तो आपको बता दें भारतेंदु हरिश्चंद्र का फेमस नाटक है। इनके नाम से, भारतेंदु जी के नाम से खुद का युग है भारतेंदु युग। इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया हिंदी में। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है अंधेरी नगरी चौपट राजा। पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको बता दें कि पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल के पात में जैसे प्रकार से पीपल का कोई मतलब वो हो और उसमें कुछ भी रखो तो डोल जाता है पीपल के पत्ते, ऐसा वो सीधा नहीं रहता। पीपल का कोई मतलब बर्तन, पात मतलब बर्तन, तो वैसे ही मन डोलता है। तो यहाँ पर उपमा की जा रही है कि मन किस प्रकार से डोला, पीपल के पात जैसे। ठीक है, आगे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? अब संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? कई लोग बोले अरे सबसे प्राचीन तो संस्कृत है। नहीं भैया, संस्कृत के भाषा के पहले भी प्राकृत भाषा थी। अभी तक आपने सुना होगा, सच्चाई यही है कि प्राकृत भाषा थी। उस समय क्या था कि प्राकृत जो थी वह बोलचाल की भाषा थी और संस्कृत जो थी वह ग्रंथों की, काव्य की भाषा थी। लेकिन प्राचीन भाषा की बात करें तो प्राकृत ही मूल रूप से प्राचीन है, सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। अगला देखें, उज्ज्वल का शुद्ध रूप कई बार पूछा गया है और मैंने देखा कि 80% लोग गलत करके आते हैं। कभी भी याद रखना कि उज्ज्वल में 2 जा आधे हैं, उज्ज्वल है। ठीक है, 2 जा जहां पर आधे हों वही उज्ज्वल। ठीक है, रट लें, मन में बसा लें, दिमाग में बैठा लें। और जो हमारे इन प्रश्नों को सुन रहा है, ध्यान से देख रहा है, पढ़ रहा है वीडियो, मैं गारंटी लेता हूँ वो कभी भी गलत करके नहीं आएगा। उस पर क्वेश्चन का आंसर बनेगा। वैसे आप हमारे पूरे जो पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आगे हो रहे हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले जो हो चुके हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लें, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अब देखें, प्रदर्शनी का शुद्ध रूप है। प्रदर्शनी खुद है नहीं, हाँ आपने जरूर सुना होगा प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी, जो ये जो रेफ होती ना, रेफ, तो जिस शब्द में लगी हो उसके पहले इसका उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर अपन क्या कह रहे कि कैसा उच्चारण कर रहे हैं, प्रदर्श, प्रदर्श, ऐसा कर रहे हैं ना। तो जिस पर रेफ लगी हो उसके पहले उच्चारण होता है, याद रख लीजिएगा, कई अपने आप बन जाएंगे। आगे देख लें, सत चयन का संधि विक्षित। सत चयन संधि हमने ट्रिक से पढ़ाई है, तो आपको बता दें सत प्लस चयन। यहाँ पर ता में क्या लगा है, हलंत का चिन्ह, और विसर प्लस के इस तरफ जहाँ पर हलंत हो मतलब वो व्यंजन है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर व्यंजन संधि। और विच्छेद क्या होगा, सत प्लस चयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दें कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें से और एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हिंदी का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा किसने? तो आपको बता दें कि जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने क्या हिंदी मतलब हिंदी के भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा है। तो ये 2 प्रश्न कवर हो गए। अगला देखें, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में भी बताना, अपनी राय देना, और आप साथ में ये भी लिख देना कि आप किस सब्जेक्ट की और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हम वीडियो आप तक ले आएंगे।
कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, कलम तोड़ना, सॉरी कलम तोड़ना। कई बार आप लोगों ने सुना है कि भैया ये तो बिल्कुल कलम तोड़ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा लिखना क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा लिखना, मतलब ऐसा लिखा कि बिल्कुल कलम तोड़ दी ने, धूम मचा दी, तो बहुत अच्छा लिखना। पीतांबर में कौन सा समास है, कई बार पूछा गया है। पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला है अंबर जिसका, ऐसे पीतांबर। ठीक है, अब पीतांबर किसको कहते हैं वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ उत्तर हम बता दे रहे हैं कि बहुब्रीहि समास है, पीला है अंबर जिसका। ऐसे कुछ आप बताएं कुछ हम बताएं तो मिलजुल करके काम हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पहला ही शब्द क्या दिख रहा है, संख्यावाची दिख रहा है, पंच, पांच बटियों का समूह। समाहार अर्थ में दिगु होता है, समूह के अर्थ में तो कौन सा समास हो जाएगा, दिगु समास। अब देखें पावक, पावक में कौन सी संधि है, तो आपको बता दें सबसे पहले, सॉरी संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा गया, संधि भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पावक, अब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के अंतर्गत ट्रिक में आपको बताया था कि जहाँ पर तीन शब्द होते हैं वहाँ पर कौन सी संधि होती, अयादि स्वर संधि, कोई मात्रा ना लगी हो। तो यहाँ तो अयादि है, पहचान गए। तो पऊ धन अक, तो पऊ का होगा पाव, ठीक है, आयस में जुड़ेगा तो वाव का पावक। इस प्रकार से पऊ धन अक मिलकर के अयादि स्वर संधि से क्या बन जाएगा, पावक मतलब बन जाएगा। ठीक है, अगला देखें जगदीश का संधि विच्छेद, तो जगत धन ईस व्यंजन संधि हो जाएगी। जगत आएगा, दानी आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ता का तो दा होता है तीसरा वर्ण। ठीक है, संधि होने के बाद तो जगत धन ईस आएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, जल्दी से आप कमेंट में उत्तर बता दीजिए। तो आपको बता दें कि हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई, क्योंकि आपको क्रम पता होगा कि जो एक क्रम आता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के अंतर्गत सौरसेनी अपभ्रंश से फिर हिंदी आई है। तो इस प्रकार से आप उसको लगा सकते हैं। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है, चार शब्द दिए हैं, कौन सा इसमें से अरबी भाषा का शब्द है, जल्दी से आपको बता दें। तो आपको बता दें कि अरबी भाषा का शब्द है गुनाह। क्या है, गुनाह, याद कर लीजिए, रट लीजिए। पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। अब पंचगद्दा के संख्या की दृष्टि से कितने आएंगे, तो पहली आपको उसमें दिख रहा है कि क्या लिखा है पंच, तो कितने आ जाएंगे, पाँच, पंच मतलब पाँच। आगे देखें, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल मतलब कैसी तुच्छ वस्तु, अपन नहीं कहते तो मेरे हाथ का मैल है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुच्छ वस्तु। आगे देखें, साकेत के रचनाकार कौन है। एक और मैं आपको बात बता दूं, यदि आपको संस्कृत पढ़नी हो, कई बार लोगों को अच्छे ऑप्शन नहीं मिलते, आप हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी पे जाएं, वहाँ पर पूरा मटेरियल है, संस्कृत हो गया, बाल विकास, पर्यावरण, इंग्लिश, मैथ, हर चीज़ के आपको वीडियो मिलेंगे। तो साकेत के रचनाकार आपको बतलाना है, तो बड़ी फेमस रचना है, एक प्रकार से आपको बता दें कि महाकाव्य है। साकेत क्या है, महाकाव्य है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, महाकाव्य है, याद रखिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक, पहले भी एक बार हमारे टेस्ट सीरीज जो 1000 प्रश्नों की चल रही है उसमें आ चुका है, तो आपको बता दें महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैंने आपको इसकी भाषा भी आपसे पूछी थी। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है। ढिंडोरा पीटना मतलब क्या करना, अपन नहीं कहते भैया तुमने सब जगह ढिंडोरा पीट दिया, मतलब बातों का क्या कर दिया, प्रचार प्रसारित कर दिया, बातों को प्रचारित कर दिया, ढिंडोरा पीट दिया। अंगुली में आटा गीला करना, अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का सही अर्थ होगा, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में क्या होगा। अंगुली में आटा गीला कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, व्यर्थ का काम कर रहा है, बिना प्रयोजन का काम, तो क्या हो जाएगा इसका, व्यर्थ का काम करना। दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, और एक और निवेदन, यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो करके शेयर जरूर करना, जिससे और लोगों तक हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पहुँचे, वो भी अपनी तैयारी कर सकें। कहा है कर भला तो हो भला, मुहावरे की बात आ रही तो मैं भी एक मुहावरा छोड़ ही दूँ, मैंने कहा। चलो आगे देखें, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मतलब
पछताना बोले हाथ मलते रह गए तो मतलब पछताते रह गए, तो हाथ मलना मतलब क्या हो जाएगा, पछताना। इस प्रकार करते हैं दानवीर में कौन सा समास है। अब दानवीर शब्द की यदि हम व्याख्या करें तो अर्थ निकलेगा दान में वीर। अब मैं क्या है, सप्तमी तत्पुरुष, मैं किस में आता है, सप्तमी तत्पुरुष में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष, संबंध होता है ना, सॉरी संबंध की जगह अपन लगा लें अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में आता ना मैं पेपर, तो दान में वीर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, डी उसका उत्तर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द पहचानने के लिए आपको उच्चारण शुद्ध आना चाहिए, तो यहाँ पर ये लिखे गए हैं क्या, आयोजित। अब आयोजित सही कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। अब उच्चारण करके देख लिया करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पिछले वीडियो आपने ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और क्रम से आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, कल्पना। ठीक है, एक होता है कल्पना और एक होता है यथार्थ या वास्तविक। अब दो तो आपको सही, तो एक वो असली, ये तो होंगे नहीं। अब दो में से कन्फ्यूजन होगी, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कल्पना। कल्पना मतलब एक है कल्पना और एक है यथार्थ। ठीक है, तो यथार्थ ज़्यादा इसके लिए ठीक हो रहा है, तो कल्पना का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। अगला है तरी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। कमेंट में आप जरूर उत्तर लिखते जाएं हमारे बताने से पहले, और वीडियो को लाइक कर दें। तो तरी शब्द का पर्यायवाची आपको बता देंगी, तरी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा नौका, नाव। ठीक है, तरी कैसे याद रखेंगे, तरी क्यों है, क्योंकि नाव हमें क्या करती, तारती है, इस पार से उस पार ले जाती है। आगे देखते हैं, आंख शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ क्या पूछ रहे, नहीं है, नहीं तो क्या आंख शब्द का पर्यायवाची, लोग कहते अरे आंख का पर्यायवाची पहले ही दिया है, बिल्कुल चक्षु लगा कर के आगे बढ़ जाते, गलती मत करना पेपर में। यहाँ पूछ रहे नहीं है, तो आंख का चक्षु तो है, लोचन भी है, अक्षी भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धात्री। धात्री नहीं है, बाकी अक्षी मतलब भी आंख, लोचन मतलब भी, और चक्षु मतलब भी क्या है, आंख है। पर्यायवाची याद करने की ट्रिक हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, चैनल पे देख लें। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सांप का, तो आपको बता दें कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, सांप के यदि आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे तो हरी, हरी भी कहते हैं सांप को, सारंग भी कहते हैं, खग नहीं कहते, खग तो पक्षी को कहते हैं, खग किसको कहते हैं, पक्षी को, याद रखिएगा। तो सांप शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, खग नहीं है। खा मतलब होता है आकाश और गा मतलब होता है गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाला अर्थात पक्षी होता है, याद रखिएगा। हरी भी है सांप का पर्यायवाची, सारंग भी और भोगी भी है, ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। एक प्रश्न में कई प्रश्न कवर करने हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। कई बार पूछा गया, मैंने देखा परीक्षाओं में कि रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बतला दें कि रिक्शा जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आगे भी आप तक लेकर के आने हैं। टोटल हमारा लक्ष्य है कि 1000 प्रश्न आपको ऐसे हिंदी व्याकरण के ले आएँ और काव्य शास्त्र की आप इनको पढ़ लें, फिर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आस्तिक संक्षिप्तीकरण है, आस्तिक संक्षिप्तीकरण है किसका है, तो ईश्वर के प्रति आस्थावान, वह कौन कहलाता है, आस्तिक कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। मैंने आपको बताया था का से लेकर के माँ तक, मतलब कचट तक पूरे, का खा गा घा हिंगा चाचा जा जा यहाँ, ये सब क्या कहलाते हैं, 25 वर्ण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा वो वर्ण है जो आता है, तो आपको पता है चा वर्ग में आता है, छा, चा, छा, तो छा क्या हो जाएगा, स्पर्शी व्यंजन हो जाए। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपने देखना कि जैसे छा, तो जीभ जो है वह ऊपर तालू से टकरा रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए वह क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, याद रखिएगा। 35वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम हम पहले भी बता चुके हैं कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन वैसे ही उच्चारित होते हैं, लिखे जाते हैं जैसे संस्कृत में थे, उनको तत्सम कहते हैं, और जो बदल जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम आम्र, ठीक है, आम्र क्या है यहाँ पर, तत्सम है। आम के लिए क्या कहते हैं, आम्र,
ठीक है। आँख तो आँख का तत्सम हो जाएगा अक्षी, ठीक है, जो अभी आया था। आंसू का होता है अश्रु, ऐसे होते हैं अलग अलग, लेकिन अपन को यहाँ पर बतलाना है कि तत्सम आम्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, अन्य लोगों तक पहुँचे। तो अब तद्भव बतलाना है। अब देखिए तद्भव शब्द की आपको बात बतला दें तो इनमें से जो तद्भव शब्द पूछा गया, कोआ, ये तो तद्भव है भैया, कोआ तो। कुत्ता भी तद्भव है क्योंकि स्वान बोलते हो, कोयल भी तद्भव है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द ही हैं, इसमें तत्सम नहीं है। आगे, का उच्चारण स्थान है, ठीक है। का कंठ, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आप बोल के भी देखेंगे ना का, तो सीधे कंठ से आवाज़ निकल रही, जीभ कहीं नहीं टकरा रही है, ठीक है। का सीधे कंठ से, तो का क्या हो जाएगा? कंठ। हमने पूरा बताया भी था, का वर्ग होता है वह पूरा कंठ से ही उच्चारित होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग यदि अपन को सोचना है तो सबसे पहले एक बार तो शब्द का बोलना आना चाहिए और उसका प्रयोग करना आना चाहिए कि हमें शब्द का प्रयोग कैसे और कहाँ पर करते हैं। पहला दिया है आय, अपन क्या कहते हैं भैया? आपकी आय अच्छी है। अब अच्छी जब कह दिया तो पुल्लिंग, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें तो हो नहीं सकता, ठीक है। आँख, तुम्हारी आँखें अच्छी हैं, अच्छी भी स्त्रीलिंग में आ गया। आदत, आपकी आदत अच्छी है या आपकी आदत अच्छा है, तो बोलते नहीं, अच्छी बोलते, हाँ। आलस्य नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आलस्य यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी तो अपन को स्त्रीलिंग दिखाई ही दे रहा है अलग से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऐसे ही आप क्या वाक्य बना लिया करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पक्षी, पक्षी उड़ता है, ठीक है, उड़ता है जब, तो भाई ये तो फिर स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता, उड़ती होना चाहिए। केकड़ा भागता है, चकोर खाता है, नहीं हुआ। गिलहरी, हाँ, गिलहरी खाती है, ऐसा बना सकते हैं, तो खाती आ गया, स्त्रीलिंग आ गया, तो क्या हो जाएगा? गिलहरी कैसा है? स्त्रीलिंग। ऐसी कई ट्रिकें हम आपको पढ़ाने के समय बताते हैं। आप तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और जा करके सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। निरंतर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है, ठीक है। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय क्या है? शब्दों के बाद जुड़ते हैं प्रत्यय, ये तो आपको पता है। तो आपको बता दें, छत्र में ईय प्रत्यय लगने से क्या बनता है? क्षत्रिय शब्द बनता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईय प्रत्यय हो जाएगा। कमेंट में आप भी उत्तर बताते जाएं। बहुत अच्छी ये टेस्ट सीरीज आ रही है आपके लिए। लखनऊ शब्द में प्रत्यय है, लखनऊ में, जल्दी से बताइए साहब क्या है? लखनऊ शब्द में प्रत्यय, तो आपको बता दें कि लखनऊ शब्द में, लख शब्द में नऊ जोड़ने पर क्या बन जाएगा? लखनऊ। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। और यदि लखनवी हो जाता है यहाँ पर तो फिर ई प्रत्यय वहाँ पर कर देते, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक कनक ते सौगुनी वाला तो आपने श्लोक सुना ही होगा। तो यहाँ पे पूछ रहे कनक का अर्थ क्या नहीं है? तो कनक का अर्थ सोना है, धतूरा है, दो तो अपन कनक कनक वाले उससे समझ में आ जाता। अब आपको चुनना है चंद्रमा और नाग केसर। तो आपको बता दें चंद्रमा नहीं है कनक का अर्थ, नाग केसर तो है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। बाकी कनक के अर्थ क्या है? एक सोना है, एक नाग केसर, एक धतूरा है, ये 3 अर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? चुनाव में नेता लोग कैसा बहा देते हैं कि नहीं रिश्वत देने में, तो पानी का अर्थ क्या है? तो पानी मतलब व्यर्थ, जैसे पानी लोग व्यर्थ बहाते ना, उसके महत्व को नहीं समझते, ऐसे ही रुपया बहाते हैं वो लोग, तो व्यर्थ हो जाएगा वहाँ पर। आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? ठीक है, संज्ञा विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके हम अलग अलग वीडियो आपको सिलेबस के अनुसार, कुछ आ गए हैं, कुछ लेकर के आएंगे, ठीक है। तो निरंतर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। अब आप भले आए, इसमें भले क्या शब्द है? भले बतलाना है तो आपको बता दें कि भले आए, आए मतलब क्रिया के पहले लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण।
एक क्रिया की विशेषता बतला रही, कैसे आए, आना क्या है क्रिया, लेकिन कैसे आए, भले आए, भले मतलब अच्छे आए, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा ये भले। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, आयन। ठीक है, एक नारायण शब्द दिया है यहाँ पर, ऋतुयन दिया है, पंडितायन दिया है और धनायन। तो आपको सही उत्तर बतलाना, तो आपको बता दें नारायण। ठीक है, या पहले है, इसी ना का क्या हो जाएगा, ना। याद रखिएगा, रामायण भी एक शब्द है जिसमें ना का ला हुआ है। मूल तो रामायण है, मूल क्या है, रामायण, लेकिन ना को ला हो गया या पहले आने से। तो ऐसे ही यहाँ पर नारायण, ये क्या है, आयन प्रत्यय। नहीं तो आप बोले यहाँ तो ना है और यहाँ ना है, तो कैसे, तो ये व्यंजन संधि के जब आप पढ़ेंगे तो उदाहरण से आप समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखें, किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है, होगा। वैभव जो है वह क्षणिक होता है, स्थिर नहीं होता। तो ये कौन सी लोकोक्ति के अनुसार यह है कहा गया है, सांच को आँच नहीं, ये नहीं, अधर गगरी छल कर जाए, ये भी नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये भी नहीं उतना परफेक्ट बैठ रहा। डी देखें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, मतलब 4 दिन की चांदनी होती फिर तो अंधियारी रात आती है। मतलब अपन नहीं कहते भी ये बहुत ज़्यादा वैभव है लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, तो यही हो जाएगा डी। आगे, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। बहुत कठिन कार्य होना नहीं, असंभव बड़ी शर्त नहीं, हाँ ये चौथे नंबर पे दिख रहा है, मिलकर काम करने से कार्य, कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है, क्या था कि 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, मिलकर के काम करते हैं तो बड़ा काम भी आसान हो जाता है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, ये तो सब पे बनना ही चाहिए यदि आप हिंदी व्याकरण साहित्य पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि काव्य में 9 रस माने जाते हैं। मेला आंचल कई बार पूछा गया है, किसका उपन्यास है, मेला आंचल किसका उपन्यास है। तो आपको बता दें फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचल है मेला आंचल। ठीक है, तो रेणु जी का आंचल, फिर मेला आंचल किसका उपन्यास है, फणीश्वर दास जी रेणु जी का, याद रखिएगा। ठीक है, या ऐसे लगा सकते हैं याद करने के लिए कि फणीश्वर नाथ जी जब रेत में, रेणु मतलब रेत में खेल रहे थे तो उनका आंचल कैसा हो गया, मेला हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिक है, कैसे भी याद रखें। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। और पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका पहले के वीडियो देखना। ठीक है, टॉप 50 स्टडी पर पूरे वीडियो लाइन से उपलब्ध हैं, आप पूरा देखें। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का अपन पढ़ लिया। अंग्रेजी शब्द का ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, A B C या D। तो आपको बता दें ड्राफ्ट मतलब प्रारूपण। ठीक है, प्रारूपण इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आपको प्रश्न हमें उम्मीद है अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। आगे ऐसी वीडियो और मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।